Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Thank you Dinesh, thank you Karthik, thank you Aarti for requesting this topic on recruitment. Recruitment पे already मैंने एक छोटा सा वीडियो कवर किया था where I explained the difference between recruitment and selection. But आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे and the topic is called recruitment sources. So let us begin. So obviously the first question which we will be covering is what is recruitment? Recruitment होता क्या है? तो जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई वैकेंसी आती है तो वहां पर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? दे एडवर्टाइज. ऑब्वियसली वो लोगों तक कैसे इंफॉर्मेशन पहुंचाएगी? तो थ्रू एडवर्टीजमेंट्स. जब एडवर्टीजमेंट करती है थ्रू डिफरेंट मीडिया एंड थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, तो आपको ढेर सारे एप्लीकेशन आते हैं अगेंस्ट दैट वैकेंट पोस्ट. तो एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ वैकेंट पोस्ट है, उसकी वो एडवर्टीजमेंट करती है और फिर जो जनरल पब्लिक होती है या जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होते हैं उस वैकेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं. द प्रोसेस ऑफ इनवाइटिंग मोर एंड मोर एप्लीकेशंस फॉर द एडवर्टाइज जॉब इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट. तो जितने ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशंस आपके पास आएंगी उतना बेस्ट कैंडिडेट आपके मिलने के चांसेस बढ़ते हैं. और इसी प्रोसेस को, जो इनवाइटिंग ऑफ एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है, उसी को हम रिक्रूटमेंट कहते हैं. अब इसके कुछ सोर्सेज होते हैं, कुछ इंटरनल सोर्सेज होते हैं, कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं. तो दीज आर योर इंटरनल सोर्सेज, दीज आर योर एक्सटर्नल सोर्सेज. ऐसा करते हैं, एक एक को डिटेल में कवर करते हैं. लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन एंड दैट इज कॉल्ड इंटरनल मेथड्स. में से इंटरनल मेथड होता क्या है? तो इंटरनल मेथड मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, विद इन ऑर्गेनाइजेशन ही अगर आप पोजीशन को फिल कर लेते हैं, वेकेंट पोजीशंस को भर लेते हैं, सो दैट इज कॉल्ड योर इंटरनल मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट. उसमें जो पहला मेथड है दैट इज कॉल्ड प्रमोशन. तो ऑब्वियसली प्रमोशन पॉलिसी इज अ पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल. जब भी आप किसी का परफॉर्मेंस रिव्यू करते हैं और अगर किसी का परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो आप उसको प्रमोट करने के बारे में सोचते हैं. तो एनीबडी हु इज एलिजिबल एंड शोइंग गुड परफॉर्मेंस कैन बी कंसिडर्ड फॉर अ वेकेंट पोस्ट. तो अगर मान लीजिए कि आपके कंपनी में कोई टॉप मोस्ट पोजीशन खाली हो जाती है या कोई मैनेजरियल पोजीशन खाली हो जाती है, तो आपके पास एक चॉइस ये होती है कि कोई भी ऐसा पर्सन या कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो एलिजिबल भी है एज पर द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड उसने परफॉर्म भी अच्छा किया है आपकी कंपनी में, तो आप उसको भी प्रमोट करके उस वेकेंट सीट को भर सकते. प्रमोशन से होगा क्या? प्रमोशन से ऑब्वियसली उसकी पे बढ़ जाएगी, उसकी सैलरी बढ़ जाएगी, पोजीशन बढ़ जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, सब कुछ, ये सारी चीजें आपकी बढ़ जाएंगी. सिर्फ एक चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है, दैट द प्रमोशन पॉलिसी मस्ट बी ट्रांसपेरेंट इन टर्म्स ऑफ कंडीशन, रूल्स एंड रेगुलेशन एंड शुड बी वेल डिफाइंड. क्योंकि कई बार इंटरनल प्रमोशन करने से लोगों में काफी रिजेंटमेंट आ जाता है. कई लोग डिमोटिवेट भी हो जाते हैं कि इसको, एक्स पर्सन को क्यों प्रमोट किया गया जब हम भी एलिजिबल थे एंड वी वर आल्सो वेरी गुड. तो ये सारी बातों का ध्यान रखते हुए आपको प्रमोशंस को यूज करना है. द सेकंड मेथड इज कॉल्ड रिटायरमेंट एंड फॉर्मल एम्प्लॉइज. तो अगर आपके पास कोई भी वैकेंसी खाली है तो आपके पास एक चॉइस है कि जो लोग आपके रिटायर्ड एम्प्लॉय हैं, जो लोग रिटायर हो चुके हैं या होने वाले हैं, आप उनको एक्सटेंशन दे सकते हैं और वो अपने पोजीशन पे या अपने सर्विस पे काम करते रहेंगे. कब तक? जब तक कि आपको कोई सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिल जाता है. तो बेसिकली ये शॉर्ट टाइम के लिए आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. अगर अभी तुरंत आपकी कोई वैकेंसी नहीं आनी या आपकी तुरंत अभी आपको लोगों से एप्लीकेशंस नहीं आ रही, तो उस सिचुएशन में आप एक्सटेंशन दे सकते हैं. जो सेकंड ऑप्शन है आपके पास कि आपके जो पुराने एम्प्लॉइज हैं, जो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं, आप उनको भी कॉल कर सकते हैं, उनको भी बुलाया जा सकता है विद एन हायर वेजेस एंड इंसेंटिव्स. ऑब्वियसली वो रिटायर होने के बाद शायद ही आना चाहे, तो ऑब्वियसली अगर आपको उनके एक्सपीरियंसेस को यूज करना है तो आपको उनको सैलरी पे करना पड़ेगा. ये काफी सारे कॉलेजेस में देखने को मिलता है जहां पर रिटायर्ड प्रोफेसर्स को एडजंक्ट फैकल्टी बनाकर वापस बुला लिया जाता है. नेक्स्ट मेथड इज कॉल्ड ट्रांसफर मेथड. अब ट्रांसफर मेथड क्या होता है? ट्रांसफर में क्या होता है? दैट एम्प्लॉइज में बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट वेयर द पोजीशन इज वेकेंट. तो अगर किसी एक डिपार्टमेंट में वैकेंसी खाली हो गई है तो यहाँ से एक्स एम्प्लॉय को वाई डिपार्टमेंट में भेजा जा सकता है और उसको ट्रांसफर किया जा सकता है बेसिकली. लेकिन यहाँ पर भी एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, दैट यू मस्ट इंश्योर दैट द कैंडिडेट हैज द नेसेसरी स्किल रिक्वायर्ड फॉर द जॉब. तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जिसको भी जॉब रोटेट करके वहां भेज रहे हैं या जिसको भी आप ट्रांसफर कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट से, उसके पास उस डिपार्टमेंट में काम करने का या तो एक्सपीरियंस होना चाहिए या स्किल होना चाहिए या उसने प्रायरली उस तरह के टास्क को किया है. इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा. Another is called internal notice board. अब internal notice board में क्या होता है कि existing employees may be interested in taking up the vacant job. Obviously बात है, अगर कोई वैकेंसी खाली हुई है और अगर वो टॉप पोजीशन की कोई वैकेंसी है तो आपके जो नीचे लोअर लेवल के एम्प्लॉइज हैं वो भी चाहेंगे कि उनको वो पोजीशन मिल जाए, क्योंकि वो काफी टाइम से उस ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी काम कर रहे हैं. और सिंस वो लॉन्ग टाइम से काम कर रहे हैं तो उनको जॉब की सारी स्पेसिफिकेशन भी पता होती है,
डिस्क्रिप्शन भी पता होती है, कुछ लोग तो उस सेम डिपार्टमेंट में ही काम कर रहे होते हैं। सो इन दैट सिचुएशन कंपनी क्या करती है, फॉर देयर बेनिफिट द एडवर्टीजमेंट जो कंपनी बनाती है वो पहले सर्कुलेट हो जाता है विद इन कंपनी। आप उसको सर्कुलर की तरह सर्कुलेट कर देते हैं, या कई बार जो इंटरनल नोटिस बोर्ड्स होते हैं डिपार्टमेंट के, वहां पर उसको लगा दिया जाता है, सो दैट कि जनरल पब्लिक से पहले वो इंफॉर्मेशन आपके एम्प्लॉइज तक पहुंच जाए, और अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो अप्लाई करे। Now these were all about internal methods. Let's move to external methods now. तो external method क्या होता है कि जब आप अपनी वेकेंट पोजीशन को भरने के लिए बाहर से एप्लीकेशंस को इनवाइट करते हैं, कंपनी के बाहर से लोग, जनरल पब्लिक में से लोग अप्लाई करेंगे फॉर योर वेकेंट पोजीशन, सो दैट इज कॉल्ड योर एक्सटर्नल मेथड। तो एक्सटर्नल मेथड में जो पहला कैटेगरी है, जो फर्स्ट मेथड है, दैट इज कॉल्ड प्रेस एडवर्टीजमेंट। प्रेस एडवर्टीजमेंट में क्या होता है कि द वेकेंट पोस्ट जो भी होती है उसके डिटेल्स को शेयर किया जाता है थ्रू प्रिंट मीडिया लाइक न्यूज़पेपर्स, और नेशनल और रीजनल न्यूज़पेपर में आप उसके एडवर्टीजमेंट डालते हैं। इनफैक्ट काफी सारे ऐसे डेडिकेटेड सप्लीमेंट्स आते हैं हर न्यूज़पेपर में जहां पर सिर्फ जॉब्स के बारे में ही निकलता है, तो वहां पर आप उसको डालते हैं। या कुछ ऐसे भी न्यूज़पेपर हैं जो डेडिकेटेड है सिर्फ जॉब्स के ऊपर, लाइक एम्प्लॉयमेंट न्यूज। अब एम्प्लॉयमेंट न्यूज में सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में ही निकलता है, तो वहां पर आप उस एडवर्टीजमेंट को जरूर देते हैं, ताकि जो पर्सपेक्टिव लोग हैं, जो एलिजिबल लोग हैं, वहां तक वो इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। अब इसको करने का फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो आपकी पब्लिसिटी है आपके वेकेंट पोजीशन की, वो बहुत जल्दी जनरल पब्लिक तक पहुंच जाती है। प्लस आप इसको डिटेल्ड एड बना सकते हैं, जहां पर कि आप उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, सैलरीज, एवरीथिंग कैन बी मेंशन्ड इन वेरी वेरी डिटेल। जो सेकंड मेथड है, एंड दैट इज कॉल्ड कैंपस प्लेसमेंट्स। So it is one of the best possible method that companies to select freshers for various educational institutes. अब ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी कंपनी को फ्रेशर्स की रिक्वायरमेंट है, किसी कंपनी को किसी नए एम्प्लॉइज की जरूरत है, तो बेस्ट सोर्स जो है उनके पास वो कॉलेज है। कॉलेज के कैंपस प्लेसमेंट्स के थ्रू आपको बहुत ही अच्छे और टैलेंटेड स्टूडेंट्स मिल जाते हैं, और इट इज वेरी इजी एंड इकोनॉमिकल ऑल्सो। ये काफी आसान प्रोसेस है और काफी सस्ता पड़ता है किसी भी कंपनी के लिए। The company officials personally visit these institutes and they look for students who are eligible. They are selected through an interview process. तो आपके जो कंपनी के ऑफिशियल्स होते हैं वो खुद इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं और डिफरेंट राउंड्स को वहीं कॉलेज में कंडक्ट किया जाता है, और जो भी प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट होता है उसको फाइनली आप वहां से सिलेक्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी टू प्रूव देमसेल्फ एंड गॉट सिलेक्टेड इन द जॉब। इससे स्टूडेंट को भी बेनिफिट मिलता है, क्योंकि उसको बाहर निकलकर धक्के नहीं खाने पड़ते और कॉलेज के अंदर ही उसको जॉब मिल जाती है। और बहुत सारे कॉलेजेस का भी फायदा होता है, बिकॉज उसी प्लेसमेंट्स को एडवर्टाइज करके उनको नेक्स्ट बैच की एडमिशन मिल जाती है। तो ऑब्वियसली इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। कंपनी को फ्रेशर्स मिल गए सस्ते में, इकोनॉमिकल वे में, इजियर वे में, स्टूडेंट्स को जॉब मिल गई, और कॉलेज को मार्केटिंग मिल गया, एक मार्केटिंग मशीनरी मिल गई। तो ये सारी चीजों का विन विन सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। थर्ड इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज। जो थर्ड मेथड है हमारे पास, एम्प्लॉयमेंट एजेंसी क्या करता है, दे आस्क पीपल टू रजिस्टर फर्स्ट। सबसे पहले जो भी वैकेंट जॉब लेना चाहता है वो कहता है पहले आप रजिस्टर कीजिए, चाहे वो कोई गवर्नमेंट एजेंसी हो सकती है, चाहे वो प्राइवेट एजेंसी हो सकती है, और वो आपसे आपकी पर्सनल डिटेल्स और आपका सारा प्रोफाइल नोट डाउन कर लेते हैं। फिर ये जो एक्सचेंज होते हैं ये बेसिकली कंपनीज के साथ इनका टाई अप होता है, एंड जब भी उन कंपनीज में कोई वेकेंट पोजीशन निकलती है तो एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज को प्रायरली इंफॉर्मेशन मिल जाती है। फिर अकॉर्डिंग टू द नीड एंड रिक्वेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फिर ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह के कैंडिडेट्स को मांगती है उस तरह के कैंडिडेट को आप प्रोवाइड कर देते हैं फॉर इंटरव्यूज। तो कैंडिडेट का डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं होता, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है बेस्ड ऑन द शॉर्टलिस्टिंग डन बाय द एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज। एम्प्लॉयमेंट एजेंसी एक काम और अच्छा करती है, वो ये करती है कि वो सारा बैकग्राउंड चेक कर लेती है पहले से ही, प्लस दे ऑल्सो स्क्रीन सुटेबल कैंडिडेट्स। कई बार तो एम्प्लॉयमेंट एजेंसी टेस्ट भी कंडक्ट करती है, कुछ शॉर्ट इंटरव्यूज भी कंडक्ट करती है, जिससे कि उनको एक बढ़िया कैंडिडेट पहले से ही मिला रहे। जब कंपनीज डिमांड करे तो वो बस उस कैंडिडेट को आपके इंटरव्यू में भेज देगी। नेक्स्ट मेथड इज कॉल्ड एज वॉक इन इंटरव्यू। और वॉक इन इंटरव्यू में क्या होता है, जब भी कंपनी में कोई वेकेंट पोजीशन आती है वो जनरली कोई एप्लीकेशन या कोई एडवर्टीजमेंट इतना ज्यादा डिटेल में नहीं निकालते, वो बस एक वॉक इन इंटरव्यू रख देते हैं जो जिसमें कि कैंडिडेट डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए आ सकता है। उसके लिए आप करते हैं कि यहाँ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अनाउंस कर देते हैं, प्लस डेट किस डेट को होगा, कौन से टाइम पे होगा, वो सारी इंटरव्यू की इंफॉर्मेशन आप किसी एडवर्टीजमेंट में या किसी न्यूज़पेपर में या फिर आप किसी वेबसाइट पे डाल देते हैं, और वहां से लोग उसको देखकर आपके इंटरव्यू वाले दिन पहुंच जाते हैं।
तो जो भी वेन्यू पे पहुंच जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर 11 बजे से लेके 2 बजे तक इंटरव्यू चलना है तो 11 से 2 के बीच में जो भी इंटरव्यू में पहुंच जाएगा और अगर वो एलिजिबल है तो आप उसको इंटरव्यू भी कर लेंगे और उसी में से कोई ना कोई सिलेक्ट कर वो भी जाएगा जिसको जॉब मिल जाएगी। ऑब्वियसली इसका कब इस्तेमाल होगा? जब आपको इमीडिएटली अगर आपको पोजीशंस को फिल करना है तो वहां पर ये मेथड काफी इफेक्टिव होता है। दिस कैन बी कंडक्टेड विद इन अ वीक ऑल्सो। आप एक वीक के अंदर अंदर इसको कंडक्ट करके अपना फाइनल शॉर्टलिस्टिंग करके लोगों को जॉब पे रख सकते हैं। और ज्यादातर इंडिया में जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट होती है वो इसी के थ्रू होती है, दैट इज कॉल्ड वॉक इन इंटरव्यूज। द नेक्स्ट मेथड इज कॉल्ड ई रिक्रूटमेंट, जो आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो गया है, बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। सभी कंपनीज, खासकर स्टार्टअप कंपनीज बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल करती है। तो ई रिक्रूटमेंट होता क्या है? देयर आर वेरियस जॉब साइट्स, बहुत सारी जॉब साइट्स हैं लाइक naukri.com, monster.com। वो आपको कैंडिडेट्स को रजिस्टर करने को कहती है। जब कैंडिडेट अपनी जॉब को रजिस्टर कर देता है बाय फिलिंग देयर डिटेल्स एंड अपलोडिंग देयर रिज्यूमे, तो वहां से आपको सारी इंफॉर्मेशन उस कैंडिडेट की मिल जाती है। फिर जब इस रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो जो कंपनी होती है वो आपके प्रोफाइल को मैच करती है विद द पोजीशन दैट इज अवेलेबल। तो जो भी वेकेंट पोजीशंस अवेलेबल हैं आप उसको ध्यान में रखते हुए आपकी प्रोफाइल से उसको मैच किया जाता है, आपके इंटरेस्ट से उसको मैच किया जाता है, आपकी क्वालिफिकेशन से उसको मैच किया जाता है और अकॉर्डिंगली आपको लिंक भेजा जाता है कि आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आप एलिजिबल भी थे, आप इंटरेस्टेड भी थे और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो जॉब है। तो इस तरह से ई रिक्रूटमेंट कंडक्ट किया जाता है। फाइनली फिर वो कंपनी जो भी प्रोसेस को फॉलो करती है वो प्रोसेस आपको भी फॉलो करना पड़ता है। बस इसमें एक जो ई रिक्रूटमेंट का मेजर बेनिफिट ये है कि यहाँ पर आपको इतना सर्च नहीं करना पड़ता। जो सर्चिंग का सारा काम है वो कोई भी इस तरह की वेबसाइट कर देती है और इस काम को करने के लिए कुछ नॉमिनल सी फीस भी चार्ज करती है फॉर योर प्रीमियम मेंबरशिप। अगर आप अच्छी जॉब चाहते हैं, क्वालिटी जॉब की इंफॉर्मेशन चाहते हैं प्रायरली टू एनीवन, तो आपको एक नॉमिनल सी फीस भी भरनी पड़ती है। आजकल एक प्लेटफॉर्म और बहुत फेमस हो गया है, दैट इज कॉल्ड लिंक्डइन। लिंक्डइन पर भी लोग अपनी प्रोफाइल को अपडेट करते रहते हैं और जब भी किसी कंपनी को अपनी वैकेंसीज निकालनी होती है तो वो लिंक्डइन पे ही एडवर्टाइजमेंट कर देती है और बहुत सारे लोग अप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटर्स। अब कॉम्पिटिटर कैसे काम करता है एज अ रिक्रूटमेंट सोर्स? तो जब भी कोई कंपनी किसी अच्छे टैलेंट को देखती है, किसी अच्छे एम्प्लॉय को देखती है किसी और कंपनी में कि उस एम्प्लॉय की वजह से किसी कॉम्पिटिटर को बहुत फायदा हो रहा है, तो वहां पर कंपनी क्या करती है? उसको हायर करने की कोशिश करती है। दे ट्राई टू हायर देम। और इस प्रोसेस को हम हेड हंटिंग भी कहते हैं। मतलब उसको वहां से हमें लेकर अपनी कंपनी में आना है। तो ये कैसे हो सकता है? बाय ऑफरिंग देम बेटर टर्म्स एंड कंडीशन इन सर्विस, बाय प्रोवाइडिंग देम हाई सैलरी, बाय प्रोवाइडिंग देम प्रमोशन, प्रोवाइडिंग देम इवन हायर पोजीशन। तो इस तरह का कोई भी ग्रीड देकर या एक तरह से बोनस देकर आप उस कंपनी से लोगों को इस कंपनी में लाने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर कॉम्पिटिटर कंपनीज में से कोका कोला, पेप्सी, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सैमसंग, इस तरह की कंपनीज में इस तरह का काम बहुत ज्यादा होता है क्योंकि वहां पे लोगों का टैलेंट ज्यादा है और अगर उनको आपको अपनी कंपनी में लाना है तो अगर आप अच्छी सैलरी ऑफर करेंगे, उनको अच्छी पोजीशन ऑफर करेंगे तो आपको लोग दूसरी कंपनी को छोड़कर आपकी कंपनी में आ जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि मैंने आपको इंटरनल मेथड्स भी बता दिए, मैंने आपको एक्सटर्नल मेथड्स भी बता दिए, तो क्वेश्चन उठता है कि विच वन इज द बेस्ट? दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन है? इंटरनल अच्छा है या एक्सटर्नल अच्छा है? तो मैं कुछ लॉजिकल पॉइंट्स आपको बताने की कोशिश करूंगा जिस पॉइंट से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके लिए इंटरनल अच्छा है या आपके लिए एक्सटर्नल अच्छा है। ऑब्वियसली अगर आपके पास टाइम की कमी है, आपके पास कॉस्ट की कमी है, आप पैसा बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो इंटरनल मेथड आपके लिए बहुत अच्छा है। प्लस इसमें आपको इमीडिएटली लोग मिल जाते हैं। बट इसका जो मेजर लॉस होता है वो ये होता है कि आप लिमिटेड लोगों में आपको लोगों को सिलेक्ट करना पड़ता है, पहली चीज। और दूसरी चीज यहाँ पर फेवरेटिज्म होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। जबकि हम अगर एक्सटर्नल की बात करें, यहाँ टाइम भी बहुत लगता है, कॉस्ट भी बहुत लगता है और जनरली जो एक्सटर्नल कैंडिडेट आता है उसकी लॉयल्टी भी कंपनी के लिए काफी कम होती है क्योंकि उसको जैसे ही नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो नेक्स्ट कंपनी में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो आपको फायदा मिलता है वो ये मिलता है दैट यू गेट अ पूल ऑफ टैलेंट। आपको बहुत सारे लोगों के टैलेंट से आप लोगों को सिलेक्ट करते हैं। प्लस आपको डाइवर्स बैकग्राउंड से लोग मिलते हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को रिच बनाने में बहुत हेल्प करते हैं। तो आपके पास चॉइस है, आप दोनों चॉइस में से देख सकते हैं कि आपके लिए ज्यादा बेटर कौन सा होगा। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके हिसाब से रिक्रूटमेंट के पर्सपेक्टिव से हमें इंटरनली जाना चाहिए या हमें एक्सटर्नल जाना चाहिए। इंटरनल में एक पॉइंट और रह गया था, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज रेफरेंस। बहुत सारी कंपनीज आपसे रेफरल भी करवाती है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज किसी का रेफरेंस डालते हैं, चाहे वो उसका फ्रेंड हो, उसका कोई बैचमेट हो, उसका कोई जूनियर हो, उसका कोई रिलेटिव हो, एनीबडी हु इज टैलेंटेड, उसके लिए आप रेफरेंस डाल सकते हैं। अगर आपके रेफरेंस से उसको इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया जाएगा, अगर वो इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करता है तो उसके सिलेक्शंस भी हो सकते हैं और रेफरेंस करने के बदले में कंपनी आपको अच्छी
खासा कुछ इंसेंटिव भी देती है। एक कंपनी जो रेफरल में बहुत ज्यादा लोगों को हायर करती है, दैट कंपनी इज कॉल्ड IBM। सो आई होप कि अब आपको इंटरनल और एक्सटर्नल मेथड सारे समझ में आ गए हों। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। इफ यू विश टू मेक मी more videos, do comment in the section what topics I should make. We'll be meeting in the next lecture very soon.